Hello and good morning, everyone. Welcome to the daily news analysis for 29th May 2022. आज मैं सिद्धार्थ कुमार आपका फैकल्टी एंड मेंटर एट प्रेप आईएएस प्लेटफॉर्म लूंगा आपका डेली न्यूज एनालिसिस। और रोज की तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स कवर करेंगे इसमें। तो द फर्स्ट न्यूज आर्टिकल इज ट्विन हर्डल्स हिंडर इंडियाज मैरीटाइम रोल। तो बेसिकली जो इंडो पैसिफिक रीजन है, राइट, पर्टिकुलरली द इंडियन ओशन रीजन। ओके, तो इसमें इंडिया क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड है, तो इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रोल है। बट उस मैरीटाइम रोल को परफॉर्म करने के लिए कुछ चीजें इंडिया को करनी है जो हिंडर हो रही है बिकॉज ऑफ सम हर्डल्स। तो हम देखेंगे वो हर्डल्स क्या है, क्या मैरीटाइम रोल है और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट हेल्प्स इन ग्लोबल आउटरीच। तो बेसिकली देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का, अब जो है उस पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है क्योंकि इट कुड बी अ कनेक्टिविटी हब, राइट। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, इट कुड बी अ कनेक्टिविटी हब बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको अगर देयर आर लॉट ऑफ कनेक्टिविटी ट्रेड प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन, राइट। एक इनिशिएटिव भी है नाड़ी करके, राइट, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इस इनिशिएटिव का पर्पज ही ये है कि नॉर्थ ईस्ट को ग्लोबली पोर्ट्रे करना, दैट इट कुड बी अ हब फॉर कनेक्टिंग द ग्लोबल ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। तो डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या चीजें कैसे जो है नॉर्थ ईस्ट हेल्प करेगा ग्लोबल आउटरीच में इस आर्टिकल में। नेक्स्ट इज बिहार टू अथोराइज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। सो कंट्री का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेयर इज दैट डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड, राइट। और भी कौन सी जगह है जहाँ पे कंट्री के गोल्ड रिजर्व्स जो है लोकेटेड है। नेक्स्ट इज मिस्टेक ऑफ इग्नोरिंग मंकी पॉक्स आउटब्रेक इन नाइजीरिया। सो नाइजीरिया में जो है मंकी पॉक्स पॉक्स आउटब्रेक था। अब जो है हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी देख रहे हैं। अगेन ये आउटब्रेक इतना सीवियर नहीं है जितना कोरोना वायरस था, बट स्टिल पीपल आर सेइंग दैट वी शुड नॉट बी रिलैक्स्ड, और मतलब जो है इसको भी जो है इसके अगेंस्ट प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और इसको कंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो डिटेल में इस सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंडो पैसिफिक ब्लॉक लिमिटेड इन स्कोप। सो जो इंडो पैसिफिक ब्लॉक के बारे में हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक बेसिकली इनिशिएटिव अभी यूएस ने लॉन्च किया है, इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, राइट। जिसमें देयर आर अराउंड 13 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो इस बेसिकली ये जो नया जो इनिशिएटिव है यूएस का, इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इस आर्टिकल में बात की गई है कि कितना रेलेवेंट है ये इनिशिएटिव, और क्या फायदा है इंडिया को और यूएस को फ्रॉम दिस इनिशिएटिव। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्राइस राइज एंड जीएसटी। सो बेसिकली इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जो जीएसटी है उसको इस जुलाई को जो है 5 इयर्स हो जाएंगे, राइट। इन दिस जुलाई जीएसटी देयर विल बी 5 इयर्स टू जीएसटी। तो सर्टेनली इट इज एक्सपेक्टेड कि जीएसटी ऑब्वियसली इतने समय से इम्प्लीमेंट का एक मेजर रिफॉर्म था, तो उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, राइट। बट अगेन वो चेंजेस क्या हैं कि मल्टीपल रेट्स है उनको रैशनलाइज करना है, कंप्लायंस बेटर करना है ताकि ज्यादा कलेक्शन हो। बट उन चेंजेस को करने में सबसे बड़ा बर्डन ये है कि जो करंटली इन्फ्लेशन चल रहा है, राइट। So we will discuss how inflation is an impediment to reforms in GST in this article. Now, before we start discussing our daily news analysis, there is a piece of information for you. We have launched the second batch. So हमने जो है सेकेंड बैच लॉन्च कर दिया है हमारे फाउंडेशन कोर्स का फॉर यूपीएससी सीएसई 2023। एंड इन दिस कोर्स अगेन विद 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, वी विल इंश्योर कि आपका पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक वे में कवर हो। देयर इज इट विल इंश्योर कि आपकी जो है प्रीलिम्स मेंस की एक तरीके से इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रहे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज रहेगी, आंसर राइटिंग ऐसे राइटिंग रहेगा, देयर वुड बी डेली क्विज, कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स, एज वेल एज मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इनफैक्ट इस कोर्स के हमारे पास दो जो है वर्जन हैं। एक है बेसिक वर्जन, राइट, विच इज विद लेस कॉस्ट, एंड एक है एडवांस्ड वर्जन। तो एडवांस्ड वर्जन में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा है, जैसे एक है वन ऑन वन मेंटरशिप विद फैकल्टी रहेगी इसमें रेगुलर इंटरवल्स पे, प्लस साथ में मेंस टेस्ट सीरीज रहेगी, राइट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इन एनी ऑफ दीज कोर्सेज, तो एक क्वेरी फॉर्म दे रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कुड फिल आउट दैट क्वेरी फॉर्म एंड वी विल कनेक्ट विथ यू। या फिर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हो हमें इस नंबर पे 9289130503 पे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर डेली न्यूज एनालिसिस। तो सबसे पहला जो हमारा था
कि क्या लिमिटेशंस इंडिया फेस कर रहा है, चैलेंज क्या जो है लिमिटेशंस फेस कर रहा है जो मैरीटाइम कोऑपरेशन के रीजन में इंडिया। तो जैसे आप सबको पता है इसमें एक इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया था क्वाड ग्रुपिंग ने, दैट वाज नोन एज IPMDA, यानी इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। पहले तो समझते हैं ये इनिशिएटिव क्या था। ये इनिशिएटिव का पर्पस क्या था, जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो है मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग और मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए, क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन है वहां पे, और मैरीटाइम सर्विलेंस मतलब चीजों का जो है ट्रैक रखना, उसके लिए। और स्पेसिफिक समझे तो ये बेसिकली अभी क्वाड लीडर समिट जो टोक्यो में था उसमें लॉन्च किया था 24 मई को, टू ट्रैक डार्क शिपिंग। और डार्क शिपिंग क्या होती है, बेसिकली कई ऐसी शिप्स होती हैं जो अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, राइट, जो ऑफ करके रखती है। एंड अगेन वो ऑफ करके क्यों रखती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रही है, जैसे कुछ स्मगल कर रही हो, या कुछ टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, या फिर कुछ जो है इलीगल फिशिंग वगैरह कर रही हो। तो ऐसी जो शिप्स ऐसा काम कर रही होती है वो अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है ऑफ करके रखती है। तो ऐसी डार्क शिप्स को ट्रैक करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। और इसके साथ साथ दी इनिशिएटिव सिर्फ यही नहीं था, इसके साथ साथ ये था कि जो मैरीटाइम जो डोमेन है हमारा, जो यानी जो रीजन है पूरा इंडियन ओशन इसका, वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कोई भी कंट्री कुछ भी कर रहा है, जैसे चाइना ने जो है साउथ चाइना सी में कंस्ट्रक्शन वगैरह बना रहा है, या कोई अपनी शिप्स मूव कर रहा है, कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका नियर रियल टाइम जो है वो सारी एक्टिविटीज का जो भी पार्टनर्स हैं, राइट, जो है उसकी इंफॉर्मेशन मिले। और कौन कौन से रीजन, पैसिफिक आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशन रीजन। तो इन तीनों रीजन में जो है एकदम एक्यूरेट और नियर रियल टाइम एक्टिविटीज का जो है, जो भी सारे इसके मेंबर्स हैं, ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव के, उनको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिले। और इसके लिए क्या है, ये जो सारे मेंबर्स है सबको आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। बट अगेन उसी में दो क्या कंस्ट्रेंट्स बताए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट एंड डिले इन पोस्टिंग ऑफ इंडियन लियाजन ऑफिसर्स। तो एक तो है सी इंडिया का भी एक सेंटर है जो पूरा जो है इस मैरीटाइम डोमेन की इंफॉर्मेशन रखता है, राइट, दैट इज नोन एज इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, राइट। सो ये क्या था, इट वाज सेट अप इन 2018 टू कोऑर्डिनेट विद रीजनल कंट्रीज ऑन मैरीटाइम इश्यूज एंड एक्ट एज अ रीजनल रिपोजिटरी ऑफ मैरीटाइम डेटा। मतलब जो भी ओशन में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है ओशन से रिलेटेड, राइट, कोई भी शिप्स मूव कर रही हैं, कुछ भी जो इंफॉर्मेशन, उस सब के लिए एक रिपोजिटरी था। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन, ये एक हब होगा, रिपोजिटरी होगा, तो ये दूसरे ऐसे और जो है आपके इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स होंगे, राइट, जैसे दूसरी कंट्रीज में या दूसरी जगह पे, उन सब से जो है शेयरिंग होगी डेटा, राइट। बट अब ये शेयरिंग के लिए क्या चाहिए, देयर इज अ नीड टू पोस्ट इंटरनेशनल लियाजन ऑफिसर्स। और काफी बहुत सारी और भी कंट्रीज जो इंडियन ओशन रीजन में है, या पैसिफिक आइलैंड रीजन में है, या साउथ ईस्ट एशिया में, उन्होंने कहा है कि उनको भी अपने जो है इंटरनेशनल लियाजन ऑफिसर्स ILO जो पोस्ट करने हैं एट दिस IFSC IOR, बट नहीं कर पा रहे, क्यों, इट कैन नॉट इंडक्ट ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट। ये तो पहली चीज हो गई, पहला बैरियर, राइट। क्योंकि ये जो ILOs अगर आप पोस्ट करते हो तो ये काफी एडवांटेज लाते हैं। ओके, क्या एडवांटेज लाते हैं कि ये खुद की भी, जहां से जिस भी कंट्री से ये लोग आए हैं इंटरनेशनल लिएजन ऑफिसर, वो अपने वहां का लोकल एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज शेयर करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे पोस्ट होंगे तो। साथ में दे कुड आल्सो हेल्प बिल्ड लिंकेज विद वेरियस एजेंसीज इन देयर होम कंट्री। यानी इनकी खुद की कंट्री में भी जो भी एजेंसी होगी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस की, उससे जो है कनेक्शन बनेगा। तो अगेन वो जो है आपको सर्विलेंस और जो है सिक्योरिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। सी ओवरऑल अगर आप सोचो कि यार इतना ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन और उससे कर क्या लेंगे, सी अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो ही तो आप एक्ट कर पाओगे, राइट। अगर हमारे पास रियल टाइम एक्टिविटीज की क्या कुछ क्या कर रहा है, या कोई इलीगल फिशिंग वगैरह टेररिज्म कर रहा है, मान लो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लेने, जैसे इंडिया में 26/11 के जो अटैक हुए थे, मुंबई टेरर अटैक्स, वो कैसे हुए थे, एक बोट थी, बोट के थ्रू टेररिस्ट आए थे। तो अगर उस टाइम पे हमारे पास कुछ रियल टाइम में वो होता, तो क्या पता इस टाइप की डार्क शिप्स थी, राइट, इसको हम इंटरसेप्ट करके रोक सकते थे। तो आई होप यू रियलाइज कि इसके थ्रू जो है रीजनल सिक्योरिटी रीजनल सिक्योरिटी ट्रेड और ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, इन सब में जो है ये सेंटर्स होते हैं ऐसे,
इनकी इंफॉर्मेशन और इनकी मैरीटाइम सर्वेलेंस से रीजनल सिक्योरिटी और भी जो दूसरी चीजों में जो है हेल्प मिलती है। ठीक है। तो एक बैरियर तो ये था कि दूसरी कंट्रीज के इंटरनेशनल लिएजन ऑफिसर्स इंडिया पोस्ट नहीं कर पा रहा अपने यहाँ ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट। जबकि अगर पोस्ट करेगा तो बहुत फायदा होगा उनकी लोकल एक्सपर्टीज से, प्लस एक कनेक्शंस बनेंगे, राइट, थ्रू विद देयर इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो भी एजेंसीज है एट देयर होम कंट्री। दूसरी चीज है, राइट, कि कई इंडियन नेशनल लिएजन, सो जैसे बाहर वाले लोग इंडिया के, ये जो इंडियन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन, इसमें अपने ऑफिसर्स पोस्ट करना चाहते हैं। इंडिया भी अपने ऑफिसर जो है लिएजन ऑफिसर्स दूसरी कंट्रीज के जो रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, जैसे मेडागास्कर का हो गया, सेशल्स का हो गया, या फिर आपका जो है यूरोपियन लेड मिशन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज हो गया जो अबू धाबी में है, इस सब में इंडिया भी अपने खुद के लियाजन ऑफिसर्स पोस्ट करना चाहता है, राइट। बट अगेन दिस हैज नॉट बीन अप्रूव्ड, राइट। ऑल्सो there is delay in continuing the present LOs, so again जो भी existing लियाजन ऑफिसर जो हैं भी, उनको कंटिन्यूएशन देने में भी डिले हो रहा है। ठीक है। तो इंडिया का जैसे ऑलरेडी हेड एंड लियाजन ऑफिसर एट आईएफसी इन सिंगापुर, राइट। सो अगेन ये दो मेजर रीजन है कि बाहर के जो है कंट्रीज के लियाजन ऑफिसर्स, इंटरनेशनल लियाजन ऑफिसर्स यहाँ पे नहीं आ रहे, और इंडिया के लियाजन ऑफिसर्स जो है वो दूसरे सेंटर्स में पोस्ट नहीं कर पा रहे। ओके, सो दीज आर टू बैरियर्स। ओके, एंड प्लीज डू रिमेंबर, ये जो आपका इंडियन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन है, ये इंडिया नेवी का है, ये गुरुग्राम में जो है आपका बनाया गया है इसको। ठीक है। और एम क्या है इसका? टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ द रीजन एंड बियॉन्ड। और कैसे स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा? बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैरीटाइम सिचुएशन, राइट, कि पूरी जो मैरीटाइम सिचुएशन है उसकी पिक्चर, एंड एक्टिंग एज अ मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हब फॉर द रीजन, राइट। तो सबसे जो है ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। ओके, so overall this was this article, please remember this thing। एक तो क्या होता है आपका IFSC IOR प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और IPMDA इनिशिएटिव और डार्क शिपिंग। ठीक है। IFSC IOR, IPMD और डार्क जो है आपका डार्क इनिशिएटिव, डार्क शिपिंग क्या है, ये जो है ये तीनों चीजें यहाँ पे याद रखने लायक हैं आपके। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट हेल्प्स इन ग्लोबल आउटरीच। तो जैसा आपने देखा है अभी ये जो एक नाडी सी एशियन कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव हुआ था, तो पहले समझते हैं नाडी क्या। तो बेसिकली अगर नाडी इनिशिएटिव देखें, नाडी का मतलब होता है रिवर, और ये एक इनिशिएटिव है टू आर्टिकुलेट एंड एक्टिवेट अ कलेक्टिव रीजन फॉर सब रीजनल कोऑपरेशन। मतलब अगेन सब रीजनल कौन सा रीजन? जो बे ऑफ बंगाल रीजन है और साउथ ईस्ट एशिया रीजन है। तो इन रीजन की जो कंट्रीज है, इनमें कोऑपरेशन के लिए कॉमन विजन हो, कलेक्टिव विजन हो, उसके लिए ये इनिशिएटिव है। और ये इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस कॉन्क्लेव्स होती हैं, यहाँ सब आके इंटरेक्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या उनका विजन है फॉर दिस बे ऑफ बंगाल रीजन एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन, राइट। और सी इसमें कौन सा रीजन है? तो इट रिकॉग्नाइजेज द रीजन, जो भी रीजन साउथ ऑफ हिमालयाज from Ganga, Brahmaputra to Mekong as a continuous river basin, right? So as per under this initiative, south of Himalayas जो भी रीजन है, राइट, इट इज जो गंगा ब्रह्मपुत्र और मीकोंग को लेके ये पूरा एक कॉन्टिन्यूस, यानी मीकोंग जो है आपका म्यांमार वगैरह तक जाती है, राइट। तो ये पूरे जो रीजन है, राइट, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश वो होता है, म्यांमार होता है, एंड इवन बियॉन्ड दैट आपका थाईलैंड वगैरह जो है। तो ये पूरा रीजन एक कॉन्टिन्यूस रीजन है, और ये जो रीजन की कंट्रीज हैं इनकी कुछ कॉमन चैलेंजेस है, और अगर इन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना है तो हमें क्लोज कोऑपरेशन चाहिए बियॉन्ड दी पॉलिटिकल बॉर्डर्स, राइट। और उसी क्लोज कोऑपरेशन के लिए कॉमन विजन चाहिए, उसी कॉमन विजन के लिए इनिशिएटिव है। ठीक है। और सेकंड थिंग इज कि बिल्डिंग दी कॉन्फिडेंस। तो नाडी का सेकंड क्या है कि बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, यानी दूसरी कंट्रीज को ये विश्वास दिलाना, उनमें कॉन्फिडेंस करना कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हब बन सकता है, और जो एक कॉमन जो विजन जो है ये बे ऑफ बंगाल रीजन और जो है आपकी साउथ ईस्ट एशिया की, ठीक है। तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इट कुड टेक फॉरवर्ड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स फॉर एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी इन द नेबरहुड, यानी नेबरहुड में किसको हेल्प करेगा? बांग्लादेश, म्यांमार, इन सबको हेल्प करेगा, राइट। एंड ऑल्सो इन इन द बे ऑफ बंगाल रीजन इन लीडिंग टुवर्ड्स अ वाइब्रेंट एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक, यानी इन चीजों के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आपने देखा ये नाडी इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव। तो इट इज वेरी नेचुरल, जब ये कॉन्क्लेव हुआ तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S. जयशंकर, उन्होंने बताया कि बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार एंड नेपाल
आर मोस्ट ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर्स, एंड जापान भी हेल्प कर रहा है, एंड मेंबर्स ऑफ आसियान। सो ये सब जो है दे आर इम्पोर्टेंट पार्टनर्स ऑफ इंडिया, एंड ये सारे पार्टनर्स अराउंड जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, राइट, अगर उसको डेवलप किया जाएगा, उससे कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट रीजन की, अगर इन सबसे कनेक्टिविटी जो ये सारे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, या जो एशियन कंट्रीज हैं, इन सबसे कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प इन ग्लोबल आउटरीच। ठीक है, इट विल इंश्योर कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन को फायदा ना हो, बट जो आसियान है और जो ये कंट्रीज है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन दे विल आल्सो गेट मोर एक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज एंड मार्केट्स, राइट, इनको सबको भी फायदा होगा। ठीक है, और सी, नॉर्थ ईस्ट रीजन को टू मेक नॉर्थ ईस्ट हब और a global outreach platform or a region to connect, hub to connect all the countries of South Asia and Southeast Asia, इसमें जापान भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अंडर द इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम, राइट। सो इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम में जो है जापान भी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंड एज अ इंडिया को पार्टनर फॉर ग्लोबल आउटरीच। सो जापान भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है और बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है इन डेवलपिंग द नॉर्थ ईस्ट रीजन एज अ रीजनल हब। ओके, so at this platform, India Japan Act East Forum, it is bringing together all the stakeholders, right, जो भी सारे stakeholders हैं, for coordinating planning and implementation of projects। okay, and again our external affairs minister has also said कि सिर्फ words नहीं, we need more and more projects, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स चाहिए, हमें ज़्यादा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चाहिए और कोऑपरेशन के लिए इनिशिएटिव चाहिए between India and India's northeast region and these other countries। Okay, also the chief minister of Assam has also said कि जो असम है, it is a cultural and civilizational bridge between India and ASEAN region। also it provides a land link, right, so India और आसियान को अगर कोई कनेक्टिविटी होती है तो वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के थ्रू ही जाती है, इंडियन आसियान रीजन। ठीक है, तो अगर इसको डेवलप किया जाएगा तो इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, and also our port shipping minister also told us that seeds of historical and cultural relation between Assam and ASEAN countries were sown by Chaolung Sukpa, right, so remember this, Chaolung Sukpa, the architect of greater Assamese society who came from Southeast Asia in 13th century। okay, so overall ये चीज है, in fact you should be knowing, see आप लोग for you there is a question कि प्लीज दो तीन प्रोजेक्ट्स में बता रहा हूँ, कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, प्लीज टेल मी ये कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट कौन कौन सी जो है कंट्रीज को कनेक्ट करता है और इंडिया में कौन कौन सी जगहों से पास करता है। सिमिलरली इंडिया, म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे, और इसके अलावा बिबिन इनिशिएटिव, बिबिन इनिशिएटिव, प्लीज ये तीनों देख के बताइए कि क्या है ये इनिशिएटिव, किनको कनेक्ट करते हैं, ज्योग्राफी भी देखना है इनका, मैप्स में। ओके, नाउ ये तो था नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो नाड़ी इनिशिएटिव में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, एंड अगेन द पर्पस क्या है, प्लीज डू रिमेंबर हियर नाड़ी इनिशिएटिव क्या है और उसके पर्पस क्या है। ठीक है, दो पर्पस जो है ये है। नाउ नेक्स्ट वन इज जो बिहार, आप देख सकते हो बिहार का जो है आपका जमुई डिस्ट्रिक्ट है, राइट। सो अभी तक आप सब केजीएफ मूवी देखी आपने, वही सबके बारे में जानते हो कि कोलार गोल्डफील्ड जो बिगेस्ट रिजर्व है, बट जीएसआई ने बोला है कि जो जीएसआई हैड टोल्ड कि जो लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है कंट्री का, वो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में, इट हैज 222 मिलियन टन। ठीक है, ये एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे ने बोला। ठीक है, एंड बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है, इट हैज डिसाइडेड टू अकॉर्ड परमिशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और कितना है, 222.88 जो है 222.88 मिलियन टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है, राइट, इंक्लूडिंग 37.6 टन और ऑफ द मिनरल रिच ओर। ठीक है, तो अगेन इसमें ओवरऑल the government will sign MOU with central agencies or agencies for preliminary exploration। तो इस रीजन का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा कि कहाँ कहाँ गोल्ड माइंस हैं, ये सब हैं, राइट, एंड इन सर्टेन एरिया G2 यानी जनरल एक्सप्लोरेशन कुड आल्सो बी डन। सो बेसिकली ये लेवल ऑफ डेप्थ है एक्सप्लोरेशन की, कितना ज्यादा डीप डेप्थ एक्सप्लोरेशन करेंगे। ठीक है, डेप्थ डोंट थिंक ऑफ द डेप्थ इन द टर्म्स ऑफ मतलब कि कितना अंदर जाके, मतलब कितने डिटेल्ड, सॉरी डेप्थ से ज्यादा बोलना चाहिए, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक है,
एंड ऑल्सो दिस ये इंफॉर्मेशन भी जो है कि बिहार होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज गोल्ड, ये याद रखना। तो विच स्टेट होल्ड्स द हाईएस्ट शेयर ऑफ इंडियाज गोल्ड रिजर्व, दैट इज बिहार, याद रखना। तो प्लीज कीप दिस फैक्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट। कौन से स्टेट के पास लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है? बिहार के पास, राइट। बिहार है 222.888 पॉइंट जो है गोल्ड मेटल रिजर्व, विच अमाउंट्स टू 44% ऑफ कंट्रीज टोटल गोल्ड। कितना? 44% कंट्री का टोटल गोल्ड रिजर्व है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये आप एक मैप देख सकते हो, ये जीएसआई से ही लिया गया है, राइट, जिसमें लोकेशन दे रखी है ऑफ गोल्ड डिपॉजिट। तो आप देख सकते हो एक ये रीजन है गोल्ड डिपॉजिट्स का, ओके। इसमें ये यहाँ पे कहीं पे आपका बिहार आ जाता है, और एक ये रीजन है, ठीक है। आपके लिए ये सारी माइंस का नाम है, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है, राइट। नाउ इफ पॉसिबल ट्राई टू राइट कि ये सारी माइंस 1 2 3 4 आपको दे ही रखा है। आप खुद जाके एक बार प्रैक्टिस करने कि ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, राइट। अगर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं करो, बट एटलीस्ट स्टेट में कौन से लोकेटेड है, ये जो है आप ध्यान रखो, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर गोल्ड के बारे में बोले तो इंडिया इज डेफिशिएंट, राइट। टोटल रिसोर्स 390.2229 मिलियन टन से, राइट। और इसमें से 222 टन जो इतना टन से कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। टोटल पोटेंशियल एरिया ये है, ठीक है। एरिया कवर्ड कितने का जो है G4 स्टेज का एक्सप्लोरेशन हुआ है, कितने का G3 स्टेज का हुआ है। और जियोलॉजिकल डोमेन मतलब किस टाइप की रॉक्स में जो है ये मिलता है, राइट। जियोलॉजिकली किस टाइप की रॉक्स में मिलता है? तो आर्कियन ग्रेनाइट ग्रीनस्टोन, अर्ली प्रोटेरोइक फोल्ड बेड्स एंड साउदर्न ग्रेनाइट लेटराइट एंड प्लेसर डिपॉजिट। सो यहाँ पे जो गंगा बेसिन में है मोस्टली ये प्लेसर डिपॉजिट्स में, ठीक है। नाउ ये तो आपके गोल्ड रिजर्व्स के बारे में हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट आर्टिकल्स। तो अगले आर्टिकल थे हमारे मिस्टेक ऑफ इग्नोरिंग मंकी पॉक्स आउटब्रेक। तो ये हम डायरेक्टली न्यूज़पेपर से देखेंगे, बिकॉज सी यहाँ पे अगेन देयर इज नॉट मच, ऐसी कुछ चीज नहीं है जो आपको या तो मेन से या फिर से पूछी जा सकती है, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानने हैं, दैट आई वुड बी हाईलाइटिंग है। तो बेसिकली मंकी पॉक्स का आउटब्रेक है जो नाइजीरिया में हुआ था। अब यही सेम आउटब्रेक जो है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी देखा गया है, और मेनली कंसर्न ये है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा गया है, ठीक है। बट डिस्पाइट दिस आउटब्रेक अभी तक इसका होस्ट एनिमल कौन है और कैसे ये वायरस एनिमल से ह्यूमंस में आया, ये अभी तक पता नहीं लगा। दैट मीन्स वी आर हम लोग क्या इसको इग्नोर कर रहे हैं, राइट। और इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी अभी तक स्ट्रेन्स देखे गए हैं दे कॉज माइल्ड डिजीज, ठीक है। तो ओरिजिनली 1958 में लेबोरेटरी में मंकीज में फर्स्ट टाइम देखा गया था। नाइजीरिया में 1970 में फर्स्ट टाइम जो है आपका ये वायरस जो है देखा गया था 1970s में। देन सितंबर 2017 में आउटब्रेक हुआ था नाइजीरिया में, जहां अगेन देयर वर नॉट मेनी केसेस, 558 केसेस, और डेथ्स तो जीरो थी, ठीक है। देयर वर नो डेथ्स, राइट। एंड बट अगेन जो भी देखा गया था कि कैसे फैला ये, तो प्राइमरी जूनोटिक और मतलब यानी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिशन हुआ और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हुआ, ठीक है। And again found that multiple introductions of virus, a single introduction along with human to human transmission in the present, मतलब कैसे कहाँ पे वायरस फाउंड हुआ उसके बारे में पूरा बताया गया, ठीक है। बट डिस्पाइट दैट, क्योंकि ये अफ्रीका में हुआ, और ये हम हमेशा देखते हैं कि भाई कोई भी डिजीज वगैरह अफ्रीका वगैरह या लोग या पुअर कंट्रीज में होती है, तो कोई ज्यादा सीरियस एफर्ट्स नहीं लेता, तो कोई सीरियस अटेम्प्ट्स भी नहीं लिए गए थे टू स्टॉप द आउटब्रेक या उसको स्टडी करने के लिए। बट अब इतना न्यूज में क्यों आ रहा है? क्योंकि अब ये आउटब्रेक कहाँ है? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, जहाँ इवन हमने लार्ज स्केल ह्यूमन, तो एक डेवलप्ड कंट्रीज में ये आउटब्रेक हो रहा है, और हमने जो है इसको ह्यूमन टू ह्यूमन लार्ज स्केल ट्रांसमिशन हुआ है ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। तो नाउ दी वेल्दी नेशंस आर वेकिंग अप टू द रियलिटी कि मंकी पॉक्स सिर्फ ऐसा नहीं कि अफ्रीका में ही रहेगा, इट कुड कम इनटू देयर कंट्रीज, और इट इज इवन पॉसिबल कि इट कुड स्प्रेड रैपिडली थ्रू ह्यूमन टू, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ ऐसा तो देखा नहीं गया, बट स्टिल देयर इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। So that's why it is being said कि attention is only paid when certain diseases hit high income countries, right? तो इसीलिए this is a failure, this is a collective failure of the global community। कहीं भी कोई भी डिजीज हो which has a possibility to be an epidemic, right? तो उसके लिए जो है प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगेन वी स्टिल नॉट नो कि कैसे जो है ह्यूमंस में जो है होस्ट एनिमल से इन्फेक्ट हुए और कौन सा होस्ट है इसका, ठीक है। नाउ एक चीज जो है आपको यहाँ पे जो प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी चाहिए, सी
अगेन इतना जो इसका है फैल कैसे रहा है, अगर सी वी डू नॉट नो, बट अगेन अनप्रोटेक्टेड सेक्स और स्किन टू स्किन कांटेक्ट, राइट, ये दो जो मोड्स हैं जिसके थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, राइट। डू कीप दिस इन माइंड, ओके। मंकी पॉक्स, सी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे फ्रेंड से पूछे जा सकते हैं कि ट्रांसमिशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ओके। ह्यूमन टू ह्यूमन जो है मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स और स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है, दिस लीड्स टू स्प्रेड ऑफ द वायरस, ठीक है। एंड इट मोस्टली जो भी अभी तक देखा गया इट कॉजेस माइल्ड इन्फेक्शन, आपने देखा होगा बम्स वगैरह जो इमेजेस, ठीक है। और एक और चीज है, दो रेव पार्टीज हुई थी स्पेन और बेल्जियम में विच हैड टर्न टू बी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, ठीक है। नाउ ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ म्यूटेशन, सी म्यूटेशन रेट इसका बहुत ही लो है, राइट। कितना लो है, राइट, सिर्फ ओवर 15 monkeypox genomes have been sequenced, राइट। सो हैज अ लोअर म्यूटेशन रेट, राइट। दो म्यूटेशंस पूरे साल में होती है, जबकि अगर कोरोना वायरस देखो इट हैड 25 म्यूटेशंस, ठीक है। और ऐसा क्यों है कि मंकी पॉक्स की म्यूटेशन कम है, इट इज बिकॉज इट इज अ डीएनए वायरस, राइट। इसका जो ये डीएनए बेस्ड वायरस है, जबकि सार्स सीओवी 2 था वो आरएनए बेस्ड है, राइट। तो अगेन सी ये क्यों डिफरेंसेस है, ड्यू टू मैकेनिज्म विच क्रिएट द म्यूटेशन, राइट, एंड आल्सो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म यूटिलाइज्ड इन द वायरस। सो इन मैकेनिज्म्स में डिफरेंस होने के कारण डीएनए वायरसेस में कम, नॉर्मली कम म्यूटेशन होती है कंपेयर टू आरएनए वायरस, ओके। तो सी आरएनए वायरस में म्यूटेशन होना ज्यादा इजीली पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म थ्रू विच जो म्यूटेट करते हैं और प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, ओके। एंड अगेन ओवरऑल इट इज, ऐसा नहीं है कोई कुछ ज्यादा डरने की बात है, बट अगेन इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। कि अभी तक देखा गया है म्यूटेशन ने इस वायरस को ना ही ज्यादा ट्रांसमिसिव, ना ही मतलब ज्यादा सीवियर बनाया, ठीक है। सो ओवरऑल ये था मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी विल बी रीडिंग इज कि इज द इंडो पैसिफिक ब्लॉक लिमिटेड इन स्कोप। ये जो इंडो पैसिफिक ब्लॉक इतना हम जो पढ़ रहे हैं इसका क्वाड वगैरह ये सब, right, and even in the context of this, especially in the context of Indo-Pacific Economic Framework, right, ये जो यूएस ने लॉन्च किया है, कितना रेलिवेंट है, कितना इंडिया को बेनिफिट करेगा, कितना यूएस को बेनिफिट करेगा। तो पहले तो इस इनिशिएटिव के बारे में ही जान लें। तो ऑब्वियसली यूएस ने जो है ये नया ट्रेड इनिशिएटिव लॉन्च किया है, बट अगेन इट इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल ट्रेड इनिशिएटिव, राइट, नोन एज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो क्या है आईपीएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। कौन कौन मेंबर्स है, इंडिया तो मेंबर है ही, देयर आर 13 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ओके। तो इसमें कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूने, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएस एंड वियतनाम, ठीक है। ये सारी कंट्रीज इसका मेंबर है, ओके। याद रखना इसमें सारी ऑल एशियन आसियान कंट्रीज नहीं है, ठीक है। सिर्फ 7 आसियान कंट्रीज। अब इसका रीजन हम आगे देखेंगे कि तीन कौन सी आसियान कंट्रीज थी जो इसमें नहीं है और क्यों नहीं है, वो आगे देखेंगे। एंड सेकेंडली इट रिप्रेजेंट्स 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, ओके। ये जो है रिप्रेजेंट करता है 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। हाउएवर इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल जो ट्रेड डील होती है जिसमें टैरिफ्स कम करते हैं ट्रेड बढ़ाने के, वैसा नहीं। तो क्या है ये एग्जैक्टली, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है। इट इज एन ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग अरेंजमेंट। और इसमें क्या किया जाएगा, सी इसके 4 पिलर्स। क्या पिलर्स, 4 पिलर्स होंगे इसके, जैसे कनेक्टेड इकोनॉमी पिलर, ओके, रेजिलियंट इकोनॉमी पिलर, ठीक है, क्लीन इकोनॉमी पिलर और फेयर इकोनॉमी पिलर। और हर एक पिलर के अंदर एक सेट ऑफ चीजों के लिए स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे जो कॉमन रहेंगे, राइट, सारे जो मेंबर्स हैं आईपीएफ के उनके लिए। बट अगेन इसमें भी एक कैच है। तो जैसे आपका कनेक्टेड इकोनॉमी पिलर है, तो वहां पे क्या, स्टैंडर्ड डिजिटल ट्रेड के लिए स्टैंडर्ड सेट करेंगे, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो और डेटा लोकलाइजेशन के लिए। तो अगर कॉमन स्टैंडर्ड्स होंगे तो ट्रेड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, राइट। तो एक बैरियर कई बार हम ट्रेड में यही देखते हैं ना कि कॉमन स्टैंडर्ड्स नहीं होते। तो अगर कॉमन स्टैंडर्ड्स होंगे तो वो ट्रेड बढ़ाएगा। दूसरी चीज रेजिलियंट इकोनॉमी। तो उसमें यह है कि रेजिलियंट, जैसे अभी हमने कोविड के टाइम में देखा था कि डिसरप्शन हुई थी सप्लाई चेन में, तो रेजिलियंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की सप्लाई चेन को रेजिलियंट करना। तो विद सप्लाई चेन कमिटमेंट्स एंड गार्डिंग अगेंस्ट प्राइस स्पाइक्स, राइट। तो ये करेंगे, अगेंस्ट सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब नहीं होगी तो ट्रेड बना रहेगा। क्लीन इकोनॉमी मतलब क्या कमिटमेंट्स रहेंगे, क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके टू कट इमिशंस। एंड फेयर इकोनॉमी टू कट डाउन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड करप्शन एंड इंश्योर फेयर टैक्सेशन। तो अगर यही चीज है कि मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन को जो है कट डाउन करने के लिए क्या कॉमन स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करेंगे, और टू इंश्योर फेयर टैक्सेशन उसके लिए क्या कॉमन, ऑलरेडी
फेयर टैक्सेशन के लिए BEPS प्रोजेक्ट चल ही रहा है, राइट। OECD ने जो है एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क भी दिया है इसके लिए, प्लस GMCTR यानी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ये भी जो है फेयर टैक्सेशन के लिए हो ही रहा है। बट देखो, इज इट लाइक कि ये जो चारों स्टैंडर्ड जो सेट किए जाएंगे, विल इट बी एप्लीकेबल टू एवरीवन? नहीं, राइट। सो अगेन ये सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करता है, इसमें कोई मार्केट एक्सेस या ट्रेड तो फैसिलिटेट करनी है, ऊपर से कोई टैरिफ्स भी नहीं लोअर किए जाएंगे, राइट। तो नॉर्मली ट्रेड एग्रीमेंट में क्या किया जाता है कि दो दो कंट्रीज डिस्कस करती है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज डिस्कस करती है कि ये चीजों के लिए टैरिफ्स लो करेंगे, या फिर इस टाइप से जो है मतलब जो है एक्सेस देंगे या फैसिलिटेट करेंगे ट्रेड को। बट ये कुछ नहीं है इसमें कि ये चार पिलर्स है आपके, जो है आपकी कनेक्टेड इकोनॉमी, रेजिडेंट इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी, इसके लिए सब मिलकर कॉमन स्टैंडर्ड सेट करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इट इज बाइंडिंग, so it is not binding. The members can take pick and choose attitude towards joining only the pillars interested. तो ऑब्वियसली मेंबर्स के ऊपर ऐसा नहीं कि उनको चारों पिलर्स ज्वाइन करने, उनकी मर्जी है। चाहे तो अगर उनको कनेक्टेड इकोनॉमी वाला ज्वाइन करना है तो वो वही ज्वाइन करे, बाकी तीन पिलर्स ज्वाइन ना करें, तो उनको फिर बाकी तीन के स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट नहीं करने पड़ेंगे, फिर बस वो कनेक्टेड इकोनॉमी वाला पिलर अडॉप्ट करेंगे। ओके, तो अगेन अगर आप देखें तो इसमें आप ऑब्वियसली देख सकते हो कि कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल ट्रेड डील्स होती है जैसे RCEP, CPTPP जो थी, उसमें तो यार कुछ सब्सटेंस था कि हाँ ट्रेड करने के लिए जो है अपने टैरिफ्स वगैरह कम करते हैं तो ट्रेड बढ़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और इवन जो है जो पिलर्स अडॉप्ट करने में भी जो है मेंबर नेशंस को चॉइस दिया। तो इस केस में कितना रेलिवेंट रहेगा ये देखते हैं, राइट। तो पहली चीज यूएस को प्रमोट करें, तो अगेन यूएस ऑब्वियसली पिवोट टू एशिया प्रोग्राम है यूएस का। तो सी बेसिकली अगर आप, आई होप आप इसका बैकग्राउंड जानते होंगे। अभी तक अभी तक जो है पूरा जो जियोपॉलिटिकल सेंटर था, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स होती थी अभी तक, उसका सेंटर टिल कोल्ड वॉर से पहले, राइट। कोल्ड वॉर से पहले आपका क्या रीजन था, राइट, एंटार्क्टिक, सॉरी जो है आपका जो है अटलांटिक ओशन था। अटलांटिक ओशन के दोनों साइड्स पे यानी अमेरिकाज और यूरोप वगैरह, राइट, ये सारा रीजन हुआ करता था जहां पे सारी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स मैटर करती थी। बट विथ राइज ऑफ इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के राइज के साथ जो दो मेजर इकोनॉमीज हैं और आज के डेट में दो मेजर पावर्स हैं, ये पूरा डायनामिक चेंज हो गया है। अब सेंटर ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स क्या हो गया है? अब सेंटर ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स आपका हो गया है इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। बिकॉज ऑफ राइज ऑफ इंडिया एंड चाइना, अब जियोपॉलिटिकली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन अब अटलांटिक ओशन का रीजन नहीं रहा है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है? इंडो पैसिफिक। तो यही चीज रियलाइज करते हुए यूएस ने पिवोट टू एशिया प्रोग्राम लगाया कि वो अब अपना फोकस जो है इंडो पैसिफिक पे देगा, राइट। और वहां पे जो है इट विल ट्राई टू कैरी आउट एक्टिविटीज सो दैट अमेरिका के इंटरेस्ट बने रहे, राइट। सो जियोग्राफिक कंस्ट्रक्ट इंक्लूडिंग अमेरिका, ठीक है। तो इसमें जैसे आपने देखा क्वाड, क्वाड जो है, क्वाड में क्या है, क्वाड के थ्रू अमेरिका क्या करना चाहता है, इंडो पैसिफिक में अपना एक से बनाना चाहता है, वो इंडो पैसिफिक रीजन में जो उसको जो चीजें चाहिए वो करवाना चाहता है, ठीक है। Now this, Indo-Pacific Economic Forum, again it is a way to ensure that US के लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज बनी रहे, राइट, टू कीप इट्स फुट इन दी डोर ऑन ट्रेड इन एशिया। मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि यूएस के लिए जो है फर्दर फ्यूचर में जो है ट्रेड के लिए जो है इस रीजन में अपॉर्चुनिटीज बनी रहे, क्योंकि ऑलरेडी CPTP से जो है अमेरिका बाहर निकल गया है, और इसमें चाइना जो है हैज अप्लाइड टू बी ए मेंबर, और RCEP जिसका मेंबर अगेन चाइना है उससे भी अमेरिका बाहर है। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है इसमें, आप देखें इंडो पैसिफिक में ये ट्रेड डील्स के थ्रू चाइना वैसे ही डोमिनेट करता है ग्लोबल सप्लाई चेन, और चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। और अगर ये ट्रेड डील्स में चाइना चले जाता है तो चाइना को फिर और भी ज्यादा एक्सेस मिल जाएगा इंडो पैसिफिक में, और इकोनॉमिक एक तरीके से चाइना अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस बना पाएगा। तो टू इंश्योर टू काउंटर चाइना और टू इंश्योर कि यूएस के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहे या एक प्लेटफॉर्म रहे जिसको फ्यूचर में यूएस एक्सपैंड कर सके फॉर ट्रेड, ये जो है यूएस ने लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। एंड अगेन सो यस, ओवरऑल इट एम्स टू इंश्योर कि एक जियोपॉलिटिकल एज जो है इसमें ये भी है कि इसमें चाइना नहीं है, तो राइट, सो चाइना नहीं है, सो अगेन समथिंग जिसको चाइना को काउंटर करने के लिए यूज किया जा सकता है, राइट।
एंड एक और चीज है, सी यूएस क्यों सीपीटीपी से बाहर निकला, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट खुद ही जो है मतलब यूएस की जो वो है सेनेट वगैरह, उसने उस टाइम पे जो है उसको अप्रूव नहीं किया था। दैट्स व्हाई इट हैज बीन केप्ट एज अ नॉट एज अ ट्रेड डील बट एज अ इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ओके, इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। और इंडिया के लिए क्या है इसमें, इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है? तो ऑब्वियसली इंडिया भी आरसेप का मेंबर नहीं है, तो इंडिया को भी अपने लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो अगेन दिस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम कीप्स इट इन द रूम ऑन एशियन ट्रेडिंग, यानी इंडिया के लिए भी एक एशियन ट्रेड में जो है एक फोरम जो है जहाँ पे इंडिया जो है मतलब पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो ब्लंट्स द क्रिटिसिज्म कि इंडिया ओवरटली प्रोटेक्शनिस्ट है, राइट। एक क्रिटिसिज्म इंडिया के अगेंस्ट होता है कि इंडिया ओवरटली प्रोटेक्शनिस्ट है। तो बाय ज्वाइनिंग दिस फोरम and by adopting some common standards with all the other nations, India can always counter this criticism that it is not so protectionist, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और चीज है, सी जो हमने इसका पिक एंड चूज वाला देखा कि भाई सारे आपको जो है इसके पिलर्स अडॉप्ट नहीं करने, सो इट्स नॉन स्पेसिफिक एंड फ्लेक्सिबल नेचर भी इंडिया को सूट करता है। सो देर आर सम पिलर्स जिसमें इंडिया कंफर्टेबल नहीं होगा, तो इंडिया विल नॉट अडॉप्ट, लाइक इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन या डेटा लोकलाइजेशन, ये एक है। बट कुछ पिलर्स है जहाँ पे इंडिया जो है अडॉप्ट करके जो है बेनिफिट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एक्सेस टू ग्रेटर ट्रेड, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और जियोपॉलिटिकल नीड भी है इंडिया की टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, ठीक है। तो इंडियाज इंक्लूजन ऑल्सो कम्स फ्रॉम जियोपॉलिटिकल नीड कि चाइनाज वर्चुअल कंट्रोल ओवर एशियन ट्रेड। सो चाइना का ऑलमोस्ट जो मैं आपको बता था कि वर्चुअल कंट्रोल है, जैसे आरसेप हो गया, राइट। सो इट विल एलिमिनेट 90% टैरिफ, तो अगेन चाइना का काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। प्लस इंडिया के बायलेटरल इश्यूज भी हैं चाइना के साथ। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया भी कुछ ना कुछ कर हैज सम प्लेटफॉर्म which India could use to have a trading opportunity and could counter China also economically, ठीक है। एंड फॉर यूएस एंड क्वाड मेंबर्स, सी इंडिया का इंक्लूजन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना इंडिया के इसमें इंडो रहता ही नहीं, राइट। सो हाउ इंडो इज द इंडो पैसिफिक, राइट, बिना इंडिया के इट वोंट बी मीनिंगफुल। So it is significant that India is the only country in South Asia which has been invited to the grouping. And US again future में obviously it could be expanded, but yes India की membership बहुत important। अगेन चाइना का क्या रिस्पॉन्स रहा है, और यहीं पे हम जानेंगे कि वो 3 एशियन कंट्रीज कौन सी थी और क्यों नहीं ज्वाइन किया उसने, राइट। सो चाइना ऑब्वियसली वो इस सबको व्यू करता है एज ऑलवेज इट इज क्रिटिकल ऑफ यूएस ऑल द इनिशिएटिव्स कि ये जो है यूएस के इनिशिएटिव्स हैं, दे आर टू कंटेन द चाइना, ओके। एंड इट कॉल्स क्वाड द एशियन नेटो, right, AUKUS again something it thinks that it is against it, and China also thinks कि अगर it says there is huge cost of decoupling with China। तो चाइना का ये मानना है बेसिकली कि इनिशिएटिव्स के थ्रू यूएस चाहता है चाइना को जो है बाईपास करना या दूसरी इकोनॉमीज अपने आप को जो है ट्रेड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड चाइना से डिकपल कर पाए। बट अगेन चाइना व्हाट चाइना सेज कि जो अगर चाइना से डिकपल करोगे इकोनॉमिकली, सो अगेन देयर वुड बी ह्यूज कॉस्ट, राइट, क्योंकि दूसरी जगहों पे कोई भी जो है इतने चीप में गुड्स नहीं देता, राइट। एंड अगेन ह्यूज कॉस्ट नॉट ओनली टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बट ऑल्सो जियोपॉलिटिक्स ऑल्सो, राइट। तो इसीलिए यू नो अगेन 3 मेंबर्स जो थे आसियान के जो चाइना को क्लोज थे, जैसे म्यांमार, कंबोडिया और लाओस, दे डिड नॉट ज्वाइन दिस फोरम, ठीक है। इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम इसने म्यांमार, कंबोडिया और लाओस ने नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि वाई बिकॉज दे वर क्लोज टू चाइना, ठीक है। तो ये आसियान के 3 मेंबर्स ने ज्वाइन नहीं किया। और क्या क्रिटिसिज्म है इसकी, दैट इट इज वेग, इट लैक्स सब्सटेंस, जो हमने देखा ही, ठीक है। एंड अगेन India's participation and initial founder means that it will go along with negotiations। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तक सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, राइट। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे आरसेप में भी इंडिया इनिशियली था बट बाद में आरसेप ने ज्वाइन नहीं किया, तो हो सकता है कि बाद में इंडिया भी इसमें अगर कुछ ऐसा हो, कुछ स्पेसिफिक इंडिया की स्पेसिफिक रेडलाइन से मार्केट प्रोटेक्शन पे अगर कुछ ऐसा इसमें एडवर्स हो इंडिया के डोमेस्टिक इंटरेस्ट, तो इंडिया में लीव इट। सो दैट इज वन क्रिटिसिज्म ऑफ इट। दूसरा स्केप्टिसिज्म है यूएस के इनिशिएटिव्स लेके कि दे डू नॉट कैरी एनी डॉलर वैल्यू। डॉलर वैल्यू मतलब कि भाई इनिशिएटिव्स तो आप लॉन्च कर देते हो बट उससे पैसा नहीं आता, जैसे ब्लू डॉट नेटवर्क या बिल्ड बैक वर्ल्ड इनिशिएटिव विद G7 पार्टनर्स। ये दोनों ब्लू डॉट नेटवर्क और ये दोनों इनिशिएटिव क्यों लाए थे, टू इंश्योर कि जो बहुत सारे जो रीजनल कनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं
बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड जिनको फंडिंग की जरूरत है, तो उनके लिए फंडिंग मोबिलाइज करने के लिए फ्रॉम प्राइवेट एंटिटीज ये दोनों इनिशिएटिव लिए गए थे। बट रियलिटी में देखा गया कि अगेन इन दोनों इनिशिएटिव्स के थ्रू वो सॉर्ट ऑफ फंडिंग आई नहीं जो रिक्वायर्ड थी इकोनॉमीज को, राइट। सो ब्लू डॉट नेटवर्क हो या बिल्ड बैक वर्ल्ड इनिशिएटिव, ये अगेन यूएस ने क्यों लॉन्च किए थे कि ताकि पैसा आएगा कि इन इनिशिएटिव्स के थ्रू यूएस क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है बीआरआई, राइट, इन दोनों के थ्रू बीआरआई को काउंटर करना चाहता था। बट बीआरआई में चाइना एक्चुअली पैसा लगा रहा है कंट्रीज में, बट इन दोनों इनिशिएटिव्स में यूएस खुद से पैसा नहीं लगा रहा, ना कोई पैसा लगा रहा। इन दोनों इनिशिएटिव में वो पैसा लाने की बात कर रहा है, और देखा भी गया है कि ये दोनों फेल हुए हैं ज्यादा पैसा लाने में। सो दे हैव नॉट ब्रॉट इन द सॉर्ट ऑफ फंडिंग दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। प्लस क्वाड का इनिशिएटिव फॉर 50 बिलियन फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर 5 years, अगेन इट सीम्स टू बी अनएम्बिशियस, मतलब काफी कम है कंपेयर टू व्हाट चाइना इज डूइंग इन बीआरआई। सो दिस इज अ क्रिटिसिज्म, राइट। सो इसीलिए आईपीएफ को लेके भी स्केप्टिसिज्म की पता नहीं कितना जो है ये अच्छा रहेगा, ये रिलेवेंट रहेगा, राइट। एंड अगेन ओवरऑल ये भी आईपीएफ ऐसा नहीं कि अमेरिका जो है इट इज डूइंग फॉर गुड ऑफ दी इंडिया या फिर किसी और जो ये जो कंट्रीज हैं यहाँ के उनके बेनिफिट पे। अल्टीमेटली इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिकन फैमिलीज एंड वर्कर्स आर सेंटर ऑफ द यूएस इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी, मतलब अल्टीमेटली इसमें अमेरिका भी अपना बेनिफिट देखेगा, अपनी कंट्री का देखेगा। तो इट इज नॉट समथिंग मतलब प्राइमरी थिंग वही रहेगी, तो अगर वो नहीं होगा तो इट मे लीव इट, ओके। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल फॉर द डे दैट विल बी डिस्कसिंग इज प्राइस राइज एंड जीएसटी, ओके। तो इसमें ऑब्वियसली 5 साल होने वाले हैं जीएसटी को। तो जीएसटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मल्टीपल टैक्स स्लैब्स की। कितने स्लैब्स हैं? तो 0, 5, 12, 18, 28। तो 5 तो ये हो गए, उसके ऊपर से कुछ गुड्स पे सेस लिखता है, कुछ गुड्स पे सिन टैक्स और लगता है, राइट। सेस इज लेविड ओवर एंड अबाउट 28% ऑन सम सिन गुड्स, यानी जो अच्छे गुड्स नहीं है उन पे, जैसे स्मोकिंग के लिए सिगरेट होगी तो उन पे ओवर एंड अबाउट 28%, यानी एक और छठा स्लैब हो गया। इसके अलावा कुछ स्पेशल लोअर रेट्स है कुछ आइटम्स पे लाइक प्रेशियस स्टोन्स एंड डायमंड्स। तो आप देख सकते हो कि जीएसटी में इतने सारे रेट्स हो गए, इतने सारे रेट्स होने का घाटा है, राइट। इट मेक्स इट टू कॉम्प्लिकेटेड, राइट, एंड इट डज नॉट देन बिकम अ सिंपल टैक्स, राइट। इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड कंप्लायंस करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, कौन सा गुड कौन सी रेट में होगा ये प्रॉब्लम आती है, राइट। सो दैट्स वाई, एंड दिस इज वन मेजर पॉइंट ऑफ रिफॉर्म जो करना भी है, जो सोचा भी गया है कि ये सारे स्लैब रेट्स को रैशनलाइज करना है। दूसरी चीज है कि देर इज अ नीड टू बोल्स्टर द कंप्लायंस, राइट। एंड एक तो ये हो गया कि टैक्स स्ट्रक्चर को, ये जो इतने सारे 5-6 रेट्स, 5 रेट्स प्लस एक पे सिन जो है आपका सेस और एक पे जो है कम रेट, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करना, इसके साथ साथ जो है देर इज अ नीड टू बॉल्स्टरिंग द कंप्लायंस, कि जीएसटी की कंप्लायंस बढ़ाना, ये दूसरा एरिया ऑफ रिफॉर्म है। पहला है कि टैक्स स्ट्रक्चर को, टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करना और टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना। दूसरा कंप्लायंस बेटर करना, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू है, राइट। तो अगेन जी ओवरऑल हमारा एम क्या था कि हमें रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जब इंट्रोड्यूस किया था, ये सोचा गया था कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होगा 15.5% का। बट अब देख रहे हैं तो इन सारे रेट्स को मिला के देख रहे हैं तो इफेक्टिव टैक्स रेट हो रहा है 11.6%, राइट। नाउ दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, ओके। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वो रेट है कि जिसपे जो रेवेन्यू जो है देर वुड बी नो प्रॉफिट नो लॉस इन इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी, नो प्रॉफिट मतलब नो चेंज इन द रेवेन्यू इन इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी, ओके। तो नॉट नो प्रॉफिट नो लॉस, बट रेवेन्यू में जो है जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही रेवेन्यू ग्रो करता रहेगा, राइट। दैट वाज प्री जीएसटी पे जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहा था, राइट। पोस्ट जीएसटी में उस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, आपका उतना ही रेवेन्यू आएगा एट दिस रेट, राइट। बट इफेक्टिव रेट इज दिस, तो यानी कम पैसा आ रहा है, राइट। तो देर इज अ नीड टू shore up the revenues, right? This is also, see, एक तो ये रीजन है कि इफेक्टिव रेवेन्यू रेट कम है। दूसरा, अब कंपनसेशन पीरियड जो है खत्म हो रहा, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको अब कंपनसेशन सेस नहीं लेवी कर सकते और अब और कंपनसेशन मिलेगा नहीं। तो उनको भी अगर फिजिकल स्पेस या पैसा चाहिए होगा, रेवेन्यू चाहिए होगा अपने प्रोग्राम्स और स्कीम्स के लिए, तो अगेन देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द एक्चुअल कलेक्शन, राइट। और ये सब जो कैसे हो सकता है? टैक्स कंप्लायंस और रैशनल रेट्स को रैशनलाइज करके, राइट। रेट्स को रैशनलाइज किया जाए, जो एनोमलीज हैं, और मर्जर किया जाए डिफरेंट स्लैब्स का, ठीक है।
बट अगेन एक चीज है जिसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एंड अगेन कि आप लोगों ने सुना होगा कि जीएसटी कलेक्शन जो है ऑल टाइम हाई पे, राइट? जैसे गोइंग पास्ट 1.67 लाख करोड़ इन अप्रैल, सर्टेनली ऑल टाइम हाई पे है। और इसके पीछे रीजन क्या है? इकोनॉमिक रिकवरी। तो इकोनॉमिक रिकवरी है, लोग ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, राइट? गवर्नमेंट ने इट हैज टाइटन द स्क्रूज ऑन टैक्स एविडेंस, तो जीएसटी की चोरी कम हो रही है, राइट? टैक्स एविजन जीएसटी का कम हो रहा है, दैट्स व्हाई मोर रेवेन्यू आ रहा है। बट बट देयर इज वन मोर की फैक्टर विच इज नॉट अ गुड फैक्टर, जिसके कारण जो है जीएसटी कलेक्शन में वो है प्राइस राइज। तो मान लो कोई गुड आज 10 रुपए का था, वो 15 रुपए का हो जाए, तो इस पे 18% जीएसटी रहेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कलेक्शन ज्यादा होगा, राइट? सो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन अगर देखा जाए इज एट 15.5 और रिटेल प्राइस 7.8, राइट? तो ये एक आर्गुमेंट ये है कि ये जो ऑल टाइम हाई पे हैं कलेक्शंस, इट इज नॉट बिकॉज कि लोग ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, राइट? सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हायर कंजम्पशन, बट इसमें मेजर पोर्शन जो है दैट इज ऑफ द इन्फ्लेशन, राइट? सो हायर जीएसटी रेवेन्यूज should not be confused with rise in consumption, जो सिर्फ 2% है। rather it could be because of इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर क्या रहेगा हायर टैक्स इनफ्लोस का? सी है, एक तो ज्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं, कंप्लायंस में भी ट्विक्स किए, बट और कंजम्पशन भी बढ़ा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो रहा है कि आपका इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइसेस। तो जीएसटी कलेक्शंस अगर आपसे पूछा जाए कि अभी ये रिकॉर्ड हाई बढ़ रही है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो एज पर दिस आर्टिकल सबसे पहला रीजन है इन्फ्लेशन, फिर कंजम्पशन में बूस्ट होना, इंपोर्ट्स ज्यादा बढ़ना, और कंप्लायंस पे भी जो गवर्नमेंट का फोकस है, राइट? इकोनॉमिक रिकवरी एंड कंप्लायंस पे जो फोकस है, उसके कारण जो है, तो ये चार रीजन है जिसके कारण जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहे हैं। तो कैन वी एक्सपेक्ट कि जो है ये रेट्स को इस बार चेंज किया जाएगा, रैशनलाइज किया जाएगा, कुछ रिफॉर्म लाया जाएगा? तो अगेन सी देयर इज अ नीड टू रैशनलाइज द रेट्स, बट अगेन और स्टेट्स को भी पैसा चाहिए, राइट? नीड हाइक इन जीएसटी रेट्स इज सर्टेन। तो जीएसटी रेट्स बढ़ाया जाएगा क्योंकि स्टेट्स को पैसा चाहिए, राइट? क्योंकि कंपनसेशन जो है, जो उसको मिल रहा था कंपनसेशन अगेन अंडर द जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, स्टेट्स को वो अब बंद हो जाएगा, तो उनको ज्यादा पैसा चाहिए। तो सर्टेनली जीएसटी रेट्स हाइक तो करे जाएंगे, बट वेदर दी स्लैब्स वुड बी रैशनलाइज, दैट वुड नॉट बी देयर, ओके? क्योंकि इन्फ्लेशन है, राइट? And most of the inflation is imported through pricier fuels, commodities and food. So inflation जो है ज़्यादा ही रहेगा throughout the year. So obviously we have to wait a longer time for having some changes in GST, especially tax size, and also election है, तो again inflation है, लोग negatively react करेंगे. So there is a less possibility of rationalization of rates and a hike in GST. Okay? तो ओवरऑल यही था, ये जो आर्टिकल्स थे आज का जो डीएनए एनालिसिस था, राइट? एंड आई होप इट गिव यू सम गुड इंफॉर्मेशन, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू अगेन।